तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने देखा कि आप हमें कहानियों पर बहुत प्यार दे रहे हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी निकल पड़ूं आप लोगों के लिए वो किस्से कहानियां ढूंढने जिनमें हमें डर के साथ साथ ये भी पता चले कि हम डरावनी समस्याओं को खुद से न्योता तो नहीं दे रहे। क्योंकि आज के दौर में पहले के मुताबिक किसी भी प्रकार की घटना या फिर कुछ ऐसा होना जिसे मानना बेहद मुश्किल होता है, वो बहुत कम हो गया है। पर जो हो चुका है उसे आपके साथ शेयर करने का मेरा तो फर्ज है ही। और आज मैं आपको एक या दो नहीं बल्कि 3 कहानियों से रूबरू करवाऊंगा। पर दोस्तों, याद रहे, ये सब कहानियां कहने को तो सच्ची हैं, पर हमारा मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद बस आप लोगों से जुड़ना है। तो अगर आप पहली बार ये कहानियां सुन रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबाकर आगे आने वाली कहानियों के लिए थोड़ा इंतजार करें। तो अपने हेडफोन लगाइए और कहानियों को पूरा अंत तक सुनने के लिए तैयार रहें, मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं शहर में रहता था। मेरी उम्र उस वक्त करीबन 14 वर्ष की थी। हमारा पूरा परिवार शहर से गांव की ओर निकल पड़ा। मैंने पिताजी से पूछा कि हम अचानक गांव क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गांव में पूजा है, हम सबका वहां जाना बहुत जरूरी है। मैंने भी कुछ और ना पूछते हुए चुपचाप बैठा रहा और मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंख खुली तो हम सब अपने गांव पहुंच चुके थे। ठंडी हवाएं और ताजगी, मानो पूरा शरीर एकदम स्वस्थ लग रहा था। हम सब गाड़ी से उतरकर अपने घर चले गए। पूरा दिन मेरा बड़ा मजे से गुजरा। शाम को खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने बाहर की तरफ आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही था, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। रह रहकर बस लोगों के घरों के बाहर एक बत्ती जल रही थी, बाकी हर तरफ अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि जंगल में दूर एक जगह आग लग रही है। मैं देखकर चौंक गया। मुझे लगा ऐसे तो पूरा जंगल जल जाएगा। मैं भागकर अंदर गया और मैंने ये बात जब सबको बताई तो ऐसा लगा मानो जैसे किसी को कोई फर्क ही ना पड़ा हो, जैसे जंगल में आग लगना बड़ा ही नॉर्मल होता हुआ। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा, उसे भूत का उठना कहते हैं। सच मानो तो मैं हंस पड़ा। तो दादी ने कहा कि हंसो मत, सो जाओ, बार बार उधर नहीं देखना वरना वो तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं हंसता हुआ चुपचाप सो गया। अगले दिन गांव में पूजा थी, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मेरे साथ गांव के 2 बच्चे और थे। हम आराम से बातें कर रहे थे कि तभी मेरी नजर खिड़की से बाहर की ओर जंगल पर पड़ी। ठीक कल की तरह ही वहां फिर से आग जल रही थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि जंगल में रोज आग कौन लगाता है, तो उन दोनों ने वही दादी वाली बात बोली कि वहां भूत होते हैं। यहाँ सब कहते हैं कि भूत उठ रहा होता है। मैंने तभी अचानक से कहा कि आओ चलो देख कर आते हैं, घर पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं। वो दोनों ने मना किया, तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपने घर जाने को कहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम चलेंगे, पर हम दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले चलो तो सही। हम तीनों जंगल की ओर भागे जहां वो आग जल रही थी। हम भागते भागते वहां पहुंचे तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे दोस्त वहीं रुक गए और कहने लगे कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। पर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ देखा पर आग कहीं नहीं थी। और जैसे ही मैं घर जाने को मुड़ा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर बड़ी ही तेजी से भागे और मेरे भी कानों में आग जलने की आवाज साफ साफ आ रही थी। मैं जैसे ही मुड़ा तो पीछे कुछ नहीं था कि तभी अचानक एक जोर से हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मेरे शरीर के आर पार हो गया हो। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पर किसी ने 10 किलो का भारी बैग रख दिया हो। अब मैं डर रहा था। मैं पूरी ताकत से वहां से भागा। भागते भागते मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं थक नहीं रहा था और भागने की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी। पर मैं बहुत ही कम समय में अपने घर पहुंच गया। मैं जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गया। मेरा सर भी भारी हो रहा था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी।
मेरे दोनों दोस्त भी अंदर आकर बोलने लगे कि तेरी दोनों आंखें लाल क्यों हैं, तू सो जा। और अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने तेजी से चिल्लाकर दोनों को भगा दिया और मेरे सर में दर्द तेज होने लगा। मैंने सोने की कोशिश करी पर नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे में ही मेरे दादाजी वहां आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं वो मुझे देखकर गुस्सा हो गए और पूछने लगे कि कहाँ गया था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था तो मेरे दोस्तों ने दादाजी को पूरी बात बताई। दादाजी ने मंदिर में से कुछ धूप की राख उठाकर मेरे माथे पर लगाकर कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र के खत्म होते ही वो जोर से मेरी ओर चिल्लाए। मेरे शरीर पर एक झटका सा लगा और दादाजी ने वो हाथ पर बची राख को फूंक मारकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद मुझे दादाजी ने बताया कि ऐसे जंगलों में नहीं जाना चाहिए, कभी कभी कुछ हवा या साया हमारे साथ घर पर आ जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर दादाजी सही समय पर नहीं आते तो वो हमारे घर पर भी जगह बना लेता है और फिर वो आसानी से जाता नहीं। चलिए एक नजर दूसरी कहानी पर डालते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, राहुल अपने मामा के घर गया हुआ था। दरअसल वहां राहुल की बुआ की शादी थी और वैसे भी राहुल अक्सर वहां जाता रहता था, पर हर बार वो एक ही बात बार बार पूछता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो जवाब में उसे एक ही बात सुनने को मिलती कि वो स्टोर रूम है, इसीलिए बंद रहता है। पर यहां आप सभी एक बात ध्यान रखना, और वो बात यह है कि बच्चों को अक्सर जिस चीज के लिए मना करो तो उसी काम को वो जरूर करते हैं। घर में खुशी का माहौल था। अक्सर शादी ब्याह में घर पर कई रिश्तेदार आ जाते हैं तो सोने की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। उन दिनों गर्मी भी बहुत थी तो पहली रात राहुल ने जैसे तैसे नीचे गुजार ली, पर उसका मन अब भी वहीं था कि अगर ऊपर का कमरा खुला होता तो अपने दोस्तों के साथ ऊपर सो जाता। दूसरे दिन मामा को घर से बाहर जाना पड़ा तो राहुल ने चुपचाप मामी से चाबी ये कहकर ले ली कि मामा ने कहा है कि वहां कुछ सामान है जो निकालना है। मामी इतनी बिजी थी कि काम के चक्कर में भूल गई और चाबी राहुल को दे दी। राहुल चाबी लेकर खुश तो बहुत था, पर यह नहीं जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। आखिर गलती उसकी भी नहीं थी, बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। राहुल ने जल्दी से जाकर ऊपर कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक चारपाई रखी थी और पूरा कमरा बाहर के मुताबिक हल्का ठंडा था, जबकि बाहर तेज धूप थी। राहुल अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन उसी कमरे में रहा। कई बार तो उसके दोस्तों ने उसे बताया कि खिड़की बार बार अपने आप बंद क्यों हो जाती है, तो राहुल ने कहा कि हवा से हो रहा होगा। धीरे धीरे रात गिरने लगी और राहुल नीचे चला गया ये चेक करने कि कहीं मामा को तो पता नहीं चल गया, पर मामा तो रिश्तेदारों के पीछे लगे हुए थे। राहुल चुपचाप ऊपर के कमरे में जाकर लेट गया और तब तक मेरे दोस्तों को भी नींद आ गई थी। पर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चादर खींची हो। मैंने नींद में ही चादर ऊपर खींच ली। मैं जानता था वो मेरे दोस्त मेरे साथ खेल रहे हैं। मैं चुपचाप लेट गया, ये बोलकर कि परेशान मत करो वरना मामा आ जाएंगे। थोड़ी देर सब शांत रहा कि अचानक मेरी चादर किसी ने फिर से खींची और मेरी पैरों की उंगलियों को जोर से दबा दिया। मैं बोलता रहा कि मत करो, प्लीज सोने दो, कि तभी एक सफेद परछाई मेरे मुंह के सामने आ गई और मैं जोर से चिल्लाया। मेरी आंखें बंद थी तो मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया और बोलने लगे कि क्या हुआ राहुल, क्या हुआ। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना था। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया कि तभी अचानक मामा ऊपर आ गए और हम सबको नीचे ले गए और मुझे पानी पिलाकर प्यार से पूछा। और जब मैंने बताया तो सारे रिश्तेदार डर गए। और फिर मामा ने बताया कि उस कमरे में एक किराएदार रहता था जिसने फांसी लगा ली थी, पर वो आदमी बुरा नहीं था, बस चुपचाप रहता था, इसलिए शायद आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये किस्सा हमारे साथ भी हो चुका है, इसलिए हमने वहां ताला लगाया हुआ है ताकि कभी कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों, इसके बाद मामा ने शादी हो जाने के बाद रिश्तेदारों के कहने पर वो कमरा तोड़वा दिया और उसका सारा मलबा शमशान में फेंकवा दिया। तब से वहां सब ठीक है। आइए दोस्तों, एक नजर हम अपनी तीसरी कहानी पर डालते हैं।
जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। इसमें उन्होंने खुद की हिम्मत और ताकत का उपयोग करके ये साबित करके दिखाया है कि जो ज्यादा डरते हैं अक्सर वही मरते हैं और जो उनसे लड़ते हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरे शहर का नाम गुजरनवाला है और मेरे साथ ये वाकया तब हुआ था जब मैं 19 साल का था और मेरा नाम हैरी है। एक दफा की बात है, मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम जैन है एक पार्क में बैठे हुए थे। उस समय तकरीबन 9 बज रहे थे। सब लोग धीरे धीरे घर की ओर जा रहे थे और मेरे 2 दोस्त बाहर कुछ खाना खा रहे थे। हमने सोचा थोड़ा घूम लेते हैं। हम दोनों आराम से घूमने लगे तो हम एक पुराने दरख्त के पास जाकर रुके और मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं एक गाना लगाता हूं कि तभी अजान होने लगी। तो मैंने गाना रोक दिया और अजान खत्म होते ही दोस्त ने कहा कि अब गाना लगाओ। पर जैसे ही मैं गाना लगाने वाला था तो पीछे दरख्त से एक आवाज आई। तो मैंने सोचा कि कोई परिंदा या जानवर होगा। दरख्त हमसे 2 फुट की दूरी पर था और मैंने जब मुड़कर देखा तो दरख्त की एक शाखा के पास एक शख्स बिल्कुल काला, करीबन 5 फुट लंबा, अंधेरा इतना था कि उसकी लाल रंग की आंखें साफ चमक रही थी और उसका ना मुंह था, ना नाक और ना कान। मैंने डर के मारे जैसे ही अपने दोस्त जैन की तरफ देखा तो वो मुझसे पहले ही पार्क के दरमियान में जा चुका था। शायद उसने मुझसे पहले ही उसे देख लिया था। हम दोनों तेजी से भागकर पार्क के बाहर आकर अपनी बाइक स्टार्ट करके सीधा अपने दोस्त के पास जा पहुंचे। मैंने जैन की तरफ देखा तो डर के मारे उसके आंसू निकल रहे थे। फिर मैंने जैन से कहा कि तू मेरी एक फोटो खींच ले, कैमरे में भूत नजर आ जाते हैं। मगर कैमरे में कुछ भी नहीं आया। इसके बाद हम चारों ने पार्क के अंदर जाकर देखा मगर वहां कुछ नहीं मिला और फिर हम घर चले गए। चंद दिनों के बाद मैं एक टूर पर बर्फबारी देखने चला गया और जब मैं वापस आया तो कॉलेज से मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पर था और उस समय तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। मैं अकेला रोड पर चल रहा था। तकरीबन 1 किलोमीटर गुजरने के बाद कब्रिस्तान आया तो मैं घबरा गया और जब मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मुझे डर लगने लगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। पर जैसे तैसे मैं अंधेरे से होता हुआ घर पहुंच गया और मैं सो गया। तकरीबन 3 बजे के करीब मुझे लगा कि मुझसे हिला नहीं जा रहा है और ना कुछ बोला जा रहा है। बस देख पा रहा था। मुझे लगा शायद मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया है। पर कुछ ही सेकंड बाद मेरी छत से एक बहुत ही खौफनाक शख्स, जिसका रंग काला और सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे, वो किसी शैतान जैसा लग रहा था, वो मेरी छाती पर आकर बैठ गया और मेरा गला दबाने लगा। मैंने मन में कहा कि मैं आज मर जाऊंगा। मैं खुदा का नाम लेने लगा क्योंकि ना मुझसे बोला जा रहा था और ना मैं हिल पा रहा था। फिर अचानक मैं हैरान हो गया। मैं मुस्कुराना नहीं चाहता था मगर फिर भी खुद ब खुद मेरे मुंह से हंसी निकल रही थी और थोड़ी देर बाद खुदा का नाम लेने से मेरी आंख से आंसू निकल पड़े तो वो ये कहकर गायब हो गया कि तू बच गया, वरना आज तू मारा जाता। और मैं जैसे ही ठीक हुआ तो मैंने पूरे घर में सबको तलाश किया मगर सब लोग 3rd फ्लोर पर सो रहे थे और मैं सबसे नीचे वाले कमरे में अकेला सोया था। मैं डर के साथ जब वापस अपने कमरे में नीचे आया तो मैंने बेड के नीचे एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनी। मैं बेहोश होने वाला ही था। मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए बेड के नीचे देखा तो एक हरे कलर का बच्चा एक अजीब खौफनाक आवाज में बोला कि तेरी किस्मत अच्छी है कि तू झूठ नहीं बोलता, इसलिए हमसे बच गया। जब हम तुझे मारने लगते हैं तो हमें एक रोशनी आकर रोक देती है, वरना हम तुझे बुरी मौत देते। मैं बेहोश हो गया, लेकिन बेहोशी में मेरे कानों में एक आवाज आई कि ये सब तेरे पीछे इसलिए हैं क्योंकि तू इनके वजूद पर हंसता है। इनसे बचने का एक ही तरीका है, तू अपने गुस्से को बाहर निकाल और खुदा का नाम लेकर उसका सामना कर। अगले दिन जब मैं सोया तो मैंने एक बार फिर से खुद को बेजान पाया
मगर मुझे वो ख्वाब वाली बात याद आ गई और मैं दिल में खुदा का नाम लेकर गुस्से में आ गया, मगर घबराया हुआ था। और अचानक बिना जिस्म की एक औरत का सर, जिसके लंबे बाल थे, बहुत तेजी से मेरे सामने आ गई। मेरी जगह कोई और होता तो शायद मर जाता, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर खुद को गुस्से में रखा और फिर अचानक मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं मुस्कुराना नहीं चाहता था, पर मालिक की तरफ से मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं बच गया। इन चीजों से डरना बंद हो गया और मुझे इसका तोड़ भी मिल गया। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आपके अंदर निडरता हो तो आपको किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं, और ऊपर वाला सदैव आपके साथ होता है। मैंने पहले भी कई कहानियों में यह बताया है कि जहां बुराई होती है, अच्छाई भी वहीं होती है। तो कहानियों को लाइक जरूर करें और कमेंट करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तब तक के लिए बाय बाय।